हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारा लास्ट वीडियो बेस्ड था बेसिक ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस का बेसिक पार्ट डिस्कस किया था। बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की स्टडी हम क्यों करते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड से किसका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फोटोसिंथेसिस का जब हमने बेसिक पार्ट पढ़ा था तब हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो दो रिएक्शन के थ्रू कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के थ्रू। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन या कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन, कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन के थ्रू या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन भी कहेंगे इसे। मतलब लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म दो स्टेप में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन या कार्बन असिमिलेशन ये रिएक्शन या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो मेन पार्ट होगा लाइट रिएक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइट रिएक्शंस क्या होती हैं? लाइट रिएक्शन हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। लाइट रिएक्शन पढ़ने से पहले एक सिंपल से कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें ध्यान रखना होगा कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, फोटो सिस्टम क्या होता है, रिएक्शन सेंटर्स का क्या होते हैं, प्राइमरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पिगमेंट्स क्या होते हैं। क्यों ये सब हमें स्टडी करना जरूरी है? क्योंकि जो लाइट रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है फ्रॉम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, जैसे ही सन से फोटोन की बम्बार्डिंग होती है, किसके ऊपर, लीफ के ऊपर फोटोन की बम्बार्डिंग होती है। लीफ में कुछ पिगमेंट्स या मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं। मतलब जैसे ही किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आप फोटोन की बम्बार्डिंग करोगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होके अपने हायर एनर्जी स्टेट में या हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, मतलब वो एक्साइटेड ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो एक्साइटेड ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद वो वापस किस में आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ग्राउंड स्टेट में आते से ही वो एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। एनर्जी को रिलीज करेंगे कुछ अमाउंट में जब एनर्जी को रिलीज करेंगे तो वापस किस में आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में। तो किस में हो गए, जैसे ही फोटोन की बम्बार्डिंग हुई लीफ के ऊपर, ये फोटोन की बम्बार्डिंग हुई लीफ के ऊपर, लीफ में जो मॉलिक्यूल्स थे उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स किस में शिफ्ट हो चुके हैं, हायर एनर्जी स्टेट में। अब ये तो फिक्स्ड है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रहेंगे। जैसे ही यह मॉलिक्यूल हमेशा हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रहेगा, वो वापस से किस में आ जाएगा, नॉर्मल या लो एनर्जी स्टेट में। बट कब, इस स्टेप में कुछ एनर्जी को वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। कुछ एनर्जी रिलीज होगी तभी वो मॉलिक्यूल अपने हायर एनर्जी ऑर्बिटल से वापस शिफ्ट होकर अपने नॉर्मल ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा या ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट होगा, उसे कह सकते हैं हम ग्राउंड स्टेट में। याद हो तो हम पढ़ते हैं हमेशा ऑर्बिटल की शिफ्टिंग, एक्साइटेड स्टेज में ऑर्बिटल्स की शिफ्टिंग, यदि हायर एनर्जी हो तो वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हो जाता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। इस पोजीशन में क्या होता है, कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसी उसमें चलेगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की साइड मूव करेंगे या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। इस स्टेज में जो एनर्जी रिलीज होगी या जिस वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज होगी उस स्टेप में कहेंगे उस फोटोन्स को आप कहोगे फ्लोरोसेंस। मतलब फ्लोरोसेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो मॉलिक्यूल जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल किसी लीफ के किसी मॉलिक्यूल ने एक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, या हम कर सकते हैं 400 nm की लाइट को एब्जॉर्ब किया। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कोई मॉलिक्यूल ने 400 nm की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, 400 से वो शिफ्ट हो गया हायर, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ही जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ही लोअर एनर्जी। ठीक है, तो इसने मॉलिक्यूल ने 400 nm की लाइट को तो एब्जॉर्ब किया था, या 700 या जितनी nm की लाइट को एब्जॉर्ब करे। जब वो इमिट करेगा अपने ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट होगा, तो वो जिस वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगा वो इस वेवलेंथ की लाइट से हायर वेवलेंथ की लाइट होगी। हायर वेवलेंथ की लाइट होगी, मतलब सपोज 500 nm की लाइट को इमिट किया उसने। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस स्टेज में जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही एनर्जी क्या होगी उस मॉलिक्यूल की, कम होती जाएगी। याद हो तो हम पढ़ते हैं प्लैंक्स के इक्वेशन में E = hc/λ। हमेशा ध्यान रखिएगा
किसी भी वेवलेंथ की बात की जाए तो किसी भी रेडिएशंस के केस में यदि उस मॉलिक्यूल की वेवलेंथ ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उसकी एनर्जी कैसी है, कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लाइट की वेवलेंथ के। वेवलेंथ ज़्यादा होगी एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब विबग्योर के केस में हम कह सकते हैं यदि रेड की साइड शिफ्ट हो रही है, आपकी लाइटिंग शिफ्ट किस साइड हो रही है, मॉलिक्यूल किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस केस में उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है। यदि वॉयलेट की साइड शिफ्ट होगी, वॉयलेट की साइड विबग्योर मतलब आपकी कैसी, उसकी वेवलेंथ कैसी है, सबसे कम है वी की। यदि वेवलेंथ वी की सबसे कम है मतलब एनर्जी उसकी कैसी है, सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल उतनी ही ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या उतनी ही ज्यादा एनर्जी को रिटेन करेगा। ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था आपका। लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, अब मूव करते हैं लाइट रिएक्शंस पे क्या होता है। लाइट रिएक्शंस कहाँ होगी, बेसिकली लाइट रिएक्शन को नॉन साइक्लिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। लाइट रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा, नॉन साइक्लिक रिएक्शन। कुछ बेसिक पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखेगा, नॉन साइक्लिक रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक रिएक्शन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जेड स्कीम भी लाइट रिएक्शन को ही कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बेसिकली जेड स्कीम भी किसको कहा जाएगा, लाइट रिएक्शन को। क्यों जेड स्कीम कहा जाता है, क्योंकि इसकी इक्वेशन, इसकी रिएक्शन कैसे बनती है, लाइक जेड, जेड के अकॉर्डिंग बनती है, इसलिए से जेड स्कीम भी कहा जाता है। नॉन साइक्लिक इसलिए कहा जाता है, साइक्लिक मतलब कोई प्रोसेस सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं, वापस से घूम के वही उसी रिएक्शन सेंटर पे आ जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। बट इलेक्ट्रॉन का इमिशन इस रिएक्शन सेंटर से हुआ है बट वो वापस इस रिएक्शन सेंटर पे नहीं आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक। पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यों नॉन साइक्लिक कहा जाता है। लाइट रिएक्शंस बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में होगी, मतलब मेन एनर्जी सोर्स क्या होगा, लाइट होगा। इस कंसेप्ट में लाइट एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट करोगे, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट या सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में मतलब हम किसका, इस लाइट रिएक्शन के थ्रू हम किसका प्रोडक्शन देखेंगे, लाइट रिएक्शन में एटीपी का प्रोडक्शन होगा और NADPH का फॉर्मेशन होगा या प्रोडक्शन होगा, मतलब रिड्यूसिंग पावर जनरेट होगी। इसी रिड्यूसिंग पावर को हम कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन में यूज करेंगे। इसी रिड्यूसिंग पावर को किस में यूज करेंगे, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन या कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन में यूज करेंगे। कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट रिएक्शन होगी कहाँ, हमें पता है कि जो भी रिएक्शंस होती है फोटोसिंथेसिस की वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। बट क्लोरोप्लास्ट की भी स्ट्रक्चर हमने देखी थी, स्ट्रोमा होता है, थैलेक्वाइड्स होते हैं, ग्रेनम वाला पार्ट से उसके बंडल ऑफ स्ट्रोमा इज कॉल्ड ग्रेनम, उसके लैमेली वाला पार्ट है या उसके मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर से। तो ये लाइट रिएक्शंस कहाँ होगी, तो लाइट रिएक्शन की लोकेशन होगी थैलेक्वाइड्स। कहाँ होगी, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे होगी, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। लाइट रिएक्शन जब जब जनरेट होती है, लाइट रिएक्शन के केस में कहा जाता है कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है स्ट्रोमा वाले पार्ट से थैलेक्वाइड ल्यूमन में। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमेशा ध्यान रखना है, हम डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। लाइट रिएक्शन में प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम, प्रोटॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन्स इट मीन्स H+ आयन की बात कर रहे हैं हम, प्रोटॉन फोटोन कंफ्यूज नहीं होना है, अभी प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, मतलब H+ आयन। H+ आयन मूव करेंगे स्ट्रोमा वाले पार्ट से, मूव फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेक्वाइड ल्यूमन, थैलेक्वाइड ल्यूमन। यदि प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा कहाँ से, स्ट्रोमा से थैलेक्वाइड ल्यूमन वाले पार्ट में, यदि थैलेक्वाइड ल्यूमन में मूव करेंगे इट मीन्स थैलेक्वाइड ल्यूमन का पीएच कैसा होगा, कम। थैलेक्वाइड ल्यूमन का पीएच कैसा होगा, कम, इट मीन्स एसिडिक कंडीशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा H+ आयन कहाँ प्रेजेंट होंगे, थैलेक्वाइड ल्यूमन वाले पार्ट में। और स्ट्रोमा वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, पीएच कहाँ शिफ्ट होगा, बेसिक की साइड, मतलब pH 7 की रेंज से हायर होगा, इसमें pH 7 की रेंज से बिलो होगा। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि लाइट रिएक्शंस क्या होती हैं, हमेशा बहुत इजीली ध्यान रहेगा।
लाइट रिएक्शन मतलब जिसमें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होगा। क्यों सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें? क्योंकि हमें उसका यूज करना है कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में, केल्विन साइकिल में। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड, लाइट रिएक्शन को जेड स्कीम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। लाइट रिएक्शन को नॉन साइक्लिक रिएक्शंस भी कहा जाता है, क्योंकि जब फोटोन रिएक्शन सेंटर में पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन वापस मूव होकर उसी रिएक्शन सेंटर या उसी फोटो सिस्टम पे नहीं आते हैं। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? नॉन साइक्लिक रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की लोकेशन क्या होगी? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होगी। हमने पढ़ा था थाइलेकोइड्स क्या होते हैं। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शंस होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलेकोइड ल्यूमन में। ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन्स कहाँ मूव कर जाएंगे? थाइलेकोइड ल्यूमन में। यदि थाइलेकोइड ल्यूमन में ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन होगा, इट मींस थाइलेकोइड ल्यूमन का पीएच कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। अब डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शंस होगी कैसे। लाइट रिएक्शंस में दो फोटो सिस्टम्स यूज करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, दो फोटो सिस्टम्स होंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के नाम से जानेंगे इन्हें फोटो सिस्टम सेकंड, जिन्हें क्या कहा जाएगा? पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। पीएस फर्स्ट इट मीन फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग कहा गया है। जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ है उसे फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो सेकंडली डिस्कवर्ड हुआ है उसे फोटो सिस्टम सेकंड। ध्यान रखिएगा, अब हर जगह हम PS1 और PS सेकंड ही लिखेंगे। PS1 को हम P700 के नाम से भी जाना जाता है और PS सेकंड को P680 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों P700, क्यों P680? बहुत इजी गोइंग है। प्लांट्स के ऊपर सनलाइट आती है, सनलाइट में हर वेवलेंथ की सनलाइट होती है। प्लांट बट किसके सनलाइट को ही एब्जॉर्ब करता है? जो विजिबल रेंज में होती है। विजिबल रेंज में इट मीन्स 400 टू 700 की रेंज वाली लाइट्स को ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, विबग्योर हमें पता है। उसके आगे इंफ्रारेड्स भी हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट्स, गामा रेड, एक्सरेस भी हो सकती हैं। प्लांट्स को उन लाइट से मतलब नहीं है। प्लांट्स केवल किस लाइट पे फोकस करता है? वो केवल विजिबल लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है और उसी लाइट के थ्रू, उसी रेंज की लाइट की वेवलेंथ के थ्रू वो फूड का प्रोडक्शन करता है या पिगमेंट्स के थ्रू उन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अब इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटो सिस्टम सेकंड मतलब इस फोटो सिस्टम का क्लोरोफिल जनरली किस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? किस वेवलेंथ की लाइट को? 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। पिगमेंट सिस्टम फोटो सिस्टम फर्स्ट किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसी कारण उसे P700 और इसे P680 कहा जाता है। तो ये था बेसिक पॉइंट। फोटो सिस्टम क्या होते हैं ध्यान रखिएगा। फोटो सिस्टम पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनेगा, जो वीडियो डिटेल डिस्क्रिप्शन है आप लोगों के लिए। फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं, रिएक्शन सेंटर्स क्या होते हैं, वो ओवरऑल डिटेल्ड स्टडी है। बेसिकली अभी ये ध्यान रखिए, हर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होगी, उसमें क्या होते हैं? फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर्स होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में मेनली जो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी पिगमेंट्स होते हैं, वो होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। बाकी सब क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं, लाइक क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, फाइकोइरिथ्रिन, जो जितने भी होते हैं ये सब क्या है? आपके सेकेंडरी पिगमेंट्स हैं। ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटेनॉइड्स हो गया, ये सब क्या है? आपके सेकेंडरी पिगमेंट्स है। जो रिएक्शन सेंटर्स होता है, रिएक्शन सेंटर्स क्या करता है? फोटोन पे जैसे ही फोटोन की बम्बार्डिंग होती है, एंटीना पिगमेंट्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट्स एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एंटीना मॉलिक्यूल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ध्यान से समझिएगा, लाइट हार्वेस्टिंग हर उसमें, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के केस में कहा जाता है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बेसिकली 7 क्लोरोफिल ए, 5 क्लोरोफिल बी और कुछ एसेसरी प्रोटीन्स लाइक ल्यूटीन की बात करते हैं हम जनरली, क्या होती है? ल्यूटीन एसेसरी प्रोटीन, ये जो होती है ये मिलकर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसकी जगह कैरोटेनॉइड्स भी हो सकते हैं, बीटा कैरोटीन हो सकते हैं, आपके ज़ैंथोफिल्स होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंडरी पिगमेंट्स, प्राइमरी रिएक्शन सेंटर्स में कौन होगा? क्लोरोफिल ए।
आपको उस रिएक्शन सेंटर, जैसे ही रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हो जाएगा मतलब जो फोटोन्स आए हैं उसके चार्ज का डिप्लीशन हो जाएगा, मतलब चार्ज में डिवाइड हो जाएंगे, वो चार्ज में डिवाइड हो जाएंगे। इस पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनेगा आपको रिएक्शन सेंटर्स कि क्या होंगे, चार्ज में डिवाइड हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल ए सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में या किसी भी क्लोरोफिल पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन का मिशन हुआ, उसने दूसरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफर किया, तीसरे ने चौथे को ट्रांसफर किया। मतलब इस लाइट रिएक्शन में 100% ये श्योर है कि कोई इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा और कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा। अब इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन होगा? लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वाटर मॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है NADP। NADP क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? NADP। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखिए वाटर का हाइड्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा। फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? NADP। अब बात करते हैं जेड स्कीम की, कि जेड स्कीम कैसे चलेगी। चलिए लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम डिस्कस करेंगे कि जेड स्कीम चलती कैसे। किसी को भी कहीं पर भी डाउट हो वो वीडियो में बिल्कुल पूछ सकता है कि इस पॉइंट पे डाउट है, पूरी कोशिश की जाएगी कि उस डाउट के रिगार्डिंग जैसे भी हो सॉल्व किया जाए। किसी को भी रिएक्शन सेंटर में डाउट है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे हो रहा है, रिएक्शन सेंटर्स क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं लाइट रिएक्शन की जेड स्कीम पे। दो फोटो सिस्टम होंगे, फोटो सिस्टम सेकंड और ये होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट, सबसे पहले फोटोन्स आए, फोटोन्स की बम्बार्डिंग हुई फोटो सिस्टम पे, इसमें क्लोरोफिल था। फोटो सिस्टम पे जैसे ही फोटोन की बम्बार्डिंग हुई, वाटर, सॉइल में वाटर प्रेजेंट था, वाटर की फोटोलाइसिस होगी। वाटर की फोटोलाइसिस भी एक मैकेनिज्म की स्टेप में होती है जिसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, वो हम पढ़ेंगे। अभी सिंपल से समझिए, वाटर की हाइड्रोलिसिस हुई, H+ आयन प्लस हाफ O2 में रिलीज हो जाएगा, H+ आयन प्लस हाफ O2। अब कैसा होगा? वाटर की हाइड्रोलिसिस हुई, जैसे ही दो फोटोन आएंगे, ये कौन सा है? पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम 680 सॉरी वो 700। अब ये फोटो सिस्टम या क्लोरोफिल ए P680 किस में चला गया? एक्साइटेड स्टेज में, एक्साइटेड में चला गया। इसके मॉलिक्यूल कैसे हो गए? एक्साइटेड। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही फोटोन की बम्बार्डिंग हुई, फोटोन की बम्बार्डिंग होगी, वैसे ही P680 के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए? एक्साइटेड स्टेज में। P680 किस में हो गया? एक्साइटेड स्टेज में। ठीक है, ग्राउंड स्टेज से उसमें इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो चुके हैं? एक्साइटेड स्टेज में। अब जैसे ही एक्साइटेड स्टेज में आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में वो फियोफाइटिन को ट्रांसफर कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए? फियोफाइटिन में। यही हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां से प्रोटॉन ग्रेडियंट, अब ये नीचे अपने एनर्जी को लोअर ग्राउंड स्टेट में लाना है वापस। वो एक्साइटेड स्टेज में तो हमेशा नहीं रह सकता मॉलिक्यूल, उसे अपने धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिलीज करता जाएगा और वापस से अपने आप को ग्राउंड स्टेज में ले आएगा। फियोफाइटिन को देगा, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन A में जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन A से प्लास्टोक्विनोन B, प्लास्टोक्विनोन B से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ये एक टाइप का साइटोक्रोम B6F। इसी से रिगार्डिंग हम Q साइकिल भी पढ़ेंगे। साइटोक्रोम B6F में जाएंगे, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन में गए। प्लास्टोसाइनिन से स्टेप्स ध्यान रखिएगा बहुत लाइट रिएक्शन की। रिलीज एक्साइटेड स्टेज से फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन A, PQA इट मींस प्लास्टोक्विनोन A। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके फुल फॉर्म मिल जाएंगे। प्लास्टोक्विनोन B, प्लास्टोक्विनोन B से साइटोक्रोम B6F, B6F से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से नेक्स्ट अब ये एक्साइट करेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट को। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट को एक्साइटेड, क्या वेवलेंथ कितनी, किस वेवलेंथ की फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा? 700 लाइट सोर्स, 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब वहाँ पे इसमें फोटोन्स
2 फोटॉन्स की बम्बार्डिंग हुई, वापस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें वापस ये एक्साइटेड स्टेज में चला गया, P700 एक्साइटेड स्टेज। यहाँ से वापस से अपन आपको नॉर्मल स्टेज मिलाएगा A0। A0 इट मीन्स अननोन क्लोरोफिल, जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ ये कि किसने एब्जॉर्ब किया, ये अननोन मॉलिक्यूल था क्लोरोफिल का। A0 से A1 में शिफ्ट होगा। A1 इट मीन्स फाइलोक्विनोन, A1 इट मीन्स फाइलोक्विनोन। A1 से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स में जाएगा, सॉरी फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेरोडॉक्सिन FD को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन। FD से फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज के पास गया। फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज क्या करेगा, अब फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज करेगा NADP को कन्वर्ट कर देगा। NADP को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, रिड्यूस कर दिया NADPH में। NADP किस में कन्वर्ट हो चुका है, NADPH में। जैसे ही NADPH का फॉर्मेशन हुआ, NADPH का फॉर्मेशन हो गया, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म जनरेट हो गया है। यही NADPH का यूज हम करेंगे कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में या कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन में। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रोसेस चल क्या रही है, ध्यान से देखिए स्कीम कैसी बन गई, Z लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, Z लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है उसकी, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, Z स्कीम। अब इस प्रोसेस में वाटर, सबसे मेन पॉइंट, वाटर की फोटोलाइसिस कहाँ होगी, पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम सेकंड पे। वाटर की हाइड्रोलाइसिस कहाँ होगी, फोटो सिस्टम सेकंड पे, जिसमें एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और H+ आयन क्या हो जाएंगे, थाइलेकोइड ल्यूमन में प्रेजेंट होंगे। क्योंकि ये वाला पोर्शन कहाँ चल रहा है आपके, थाइलेकोइड ल्यूमन में। मतलब थाइलेकोइड ल्यूमन में जैसे जैसे वाटर के फोटोलाइसिस होती जाएगी, H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अब जैसे ही ग्राउंड हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल की साइड शिफ्ट करेगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेगा। तो ध्यान रखिए ATP का प्रोडक्शन किस किस स्टेप में होगा, ADP इस स्टेप में सबसे ज्यादा ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप प्लास्टोक्विनोन से, जब प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन की साइड शिफ्ट होगा, तब ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। मतलब हमें इस प्रोसेस में लाइट रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन करना था, जो ATP का प्रोडक्शन हो गया, NADPH को प्रोड्यूस करना था, जो NADPH का प्रोडक्शन हो गया। हायर टू लोअर के ऊपर मूव कर रहा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर की साइड मूव करेगा। इसका एक और बेसिक कंसेप्ट आता है रिडक्शन पोटेंशियल। हर मॉलिक्यूल का अपना एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मूवमेंट होता है। हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब इस बात में हमेशा एक बात ये ध्यान रखिएगा, यदि एक वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस, ये जनरली यदि 2H2O की हाइड्रोलिसिस हो रही है, 2H2O, एक ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए यदि 2H2O इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ईच फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट, सब पे 4 फोटॉन्स की बम्बार्डिंग होगी। मतलब ओवरऑल रिएक्शन में 8 फोटॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSIR नेट के लिए पूछा जा सकता है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व करना है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस होगी, तो कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी। यदि ओवरऑल पूछा जाए तो 8 फोटोन्स चाहिए। यदि ईच फोटो सिस्टम पे पूछा जाए तो 4 फोटोन्स एट ईच फोटो सिस्टम, मतलब इस फोटो सिस्टम पे भी 4 फोटोन्स चाहिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवोल्यूशन के लिए, और इस फोटो सिस्टम पे भी 4 फोटोन्स चाहिए। मतलब 4 फोटोन्स यदि उस पर बम्बार्ड करेंगे तो एक हाइड्रोजन H2O की रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को इवॉल्व करेगा। क्योंकि यदि हम एक वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हाफ O2 के फॉर्म में होता है, तो हमें ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज करने के लिए 2 H2O मॉलिक्यूल यूज करेंगे। तो उस केस में कितने फोटोन्स यूज होते हैं वो देखा गया। अब यदि 8 फोटोन्स यूज होंगे तो क्वेश्चन ये होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रिलीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। तो ये था लाइट रिएक्शन का बेसिक Z स्कीम वाला पार्ट, कि लाइट रिएक्शन का बेसिकली Z स्कीम वाला पार्ट होता क्या है। इसी लाइट रिएक्शन पे हमारा आने वाला वीडियो बनेगा जो बेस्ड होगा इसके केमिकल पार्ट्स पे, कि कैसे ल्यूमन का pH बढ़ रहा है। मतलब जैसे लाइट रिएक्शन एरोबिक रिएक्शन के सिमिलर होती है,
थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से रिलेटेड। ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है आपके, कैसे फोटो सिस्टम सेकंड होंगे, कैसे प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, कैसे, इस कंसेप्ट में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज है, ये फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज जो होता है ये मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट एंजाइम होता है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर रीजन पे प्रेजेंट होता है फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज। यही कैरियर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये सब कैरियर मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके ला रहे हैं। सब क्या है, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन ए, प्लास्टोक्विनोन बी, साइटोक्रोम B6, सब कैरियर मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके ले जाते हैं, दूसरे को शिफ्ट करते हैं, फिर एनर्जी रिलीज करते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को शिफ्ट करते हैं, फिर एनर्जी रिलीज करते हैं। बट किस कैरियर मॉलिक्यूल की लोकेशन क्या होगी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, कौन इनसाइड लोकेटेड होगा, कौन आउटसाइड लोकेटेड होगा, कैसे H+ आयन शिफ्टिंग होगी, कैसे ATP सिंथेसिस होगी, ATPase पंप क्या होता है, ये सब हम हमारे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को बेसिक कंसेप्ट समझ में ना आया हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस डाउट को बहुत अच्छे से सॉल्व किया जाए। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।